तहरीक इंसाफ जो है, वो दोबारा ही लग रहा है कि फिर एक मैसेज, यानी मैं ये अगर तहरीक इंसाफ वाले ये कहें, ये दावा करें कि नहीं, उनका पूरा सफ़र जो है, वो एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर था, तो ये गलत होगा। ये पार्टी हमारे और आपके सामने बनी, उसमें मसलन एक साबिक़ आईएसआई के चीफ थे हमीद गुल साहब, उनकी एसोसिएशन, उनका रोल, वो भी हमने अपनी आँखों से देखा। उसके बाद फिर जो अनवर, यहाँ याद पार्टी कराना चाहूँगा लोगों को कि तालिबान 94 या 95 के दिनों में 94-95 में हमीद कुल साहब जो आईएसआई के हेड थे, जनरल हमीद कुल रिटायर्ड मरहूम, वो यहाँ टोरंटो तशरीफ लाए थे और बाकायदा उन्होंने घरों में जाकर लोगों की जिन्होंने उनको होस्ट किया था, बड़ी मीटिंग्स की और बताया किस तरीके से वो उनका जो प्लान है वो ये है कि उसमें जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर होगी और इमरान खान का कैरिज़मा होगा और जनरल हमीद गुल मरहूम की सोच होगी और वो फिर मिलकर ये सब चलाएँगे पाकिस्तान को। तो हमें याद है कि यहाँ टोरंटो में मार्कहम वगैरह में जो वो तकारीब मुनक्किद हुई थी, उसमें बाकायदा जनरल साहब जो थे बता रहे थे कि ये हमारा बंदा है और ये हम ही लेके आए हैं और हम ही इसको ग्रूम कर रहे हैं। और एक वक़्त ऐसा भी था कि इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने बाकायदा एक आर्टिकल भी लिखा था उन्हीं दिनों में। बहुत से लोग अभी जो नए-नए पाकिस्तान में एक्टिविस्ट बने हैं 94-95 में शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन उस वक़्त वो इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था और कहा था कि किस तरीके से ये खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेके आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में खड़ा करेगी और उन्होंने किया भी, उसमें कोई शक नहीं है। फिर जिस तरीके से आपने देखा कि एक और आईएसआई के चीफ जो हैं, किस तरीके से वो उनके दोस्त बने और फिर वो आजकल अताब में हैं। तो ये सिलसिला तो हमेशा से चलता रहा और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ना अनवर, जब जब आप हुकूमत में आना चाहें, तो आपके पास फिर हुकूमत चलाने के लिए लोग भी होने चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हुकूमत चलाने लगें, तो इंटीरियर मिनिस्टर आपको शेख रशीद मिल जाए। अब शेख रशीद का और पीटीआई का क्या ताल्लुक? तो वो जब आप यानी लिस्ट और आप बनाएँ मिनिस्टर। तवक्को करेंगे शेख रशीद के ज़रिए आप इनकलाब लाएँगे। हाँ, भाई शेख रशीद जो हैं, वो इनकलाब के लीडर नहीं थे कभी भी, इनकलाबी तबीयत के मालिक नहीं हैं। उनको वो एक लोअर मिडल क्लास के गरीब फैमिली के आदमी थे और उनका हमेशा से उनकी सोच, उनका नज़रिया था कि उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, मुस्तहकम करना है। मकसद था लाइफ़ में, जिस तरह हमारे यहाँ हर लोअर मिडल क्लास के आदमी की ख्वाहिश होती है अपने आप को एस्टेब्लिश करना, माली तौर से, सियासी तौर से उन्होंने मुस्तहकम किया और बने। और ना कभी उनकी ख्वाहिश थी, ना कभी उन्होंने कोशिश की कि मुल्क में इन्कलाब लाया जाए या कोई बड़ी तब्दीली हो। अनवर, शेख इस रशीद तरह तो चले की हमारी तरह थे ना, लेकिन देखें शेख रशीद जो थे, वो हमारी तरह मिडल मिडल क्लास के आदमी थे और उनको हक पहुँचता है कि वो अपने आप को सर्वाइव करें पॉलिटिकल क्लास में। लेकिन बाकी जो देखो ना यार, बाकी जो उनकी लीडरशिप थी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं ढूँढ सके, वो पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लेके आए, वो भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वही कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी। तो खान साहब अगर वाक़ईतन इनकलाब लाना चाहते थे, तो वो उसके लिए उनके पास रैंक एंड फाइल लेकिन नहीं आप थे। बहुत ज़्यादा चले जाएँगे इनकी माज़ी के क्रिटिसिज़्म में। जो पॉइंट मैं बनाना चाह रहा था वो ये था कि उनकी मदद से आते हैं, बिल्कुल पीएमएलएन आई, पूरी तरह वो पीटीआई ने तो फिर भी थोड़ा-सा वास्ता रखा। पीएमएल तो उनकी गोद में बैठ के आई और बड़े फ़ख्रिया तौर पे कहते थे, वो अपने बिल्कुल। डैडी कहते थे, ज़िया-उल हक नवाज़ शरीफ साहब, ठीक है ना? तो वो उनकी गोद में बैठ के आए और इसी तरह पीपल्स पार्टी बेचारी लड़ी, तो उसको भुगतना पड़ा और जब तक पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो नहीं दोबारा अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकी। तो ये तो एक था, लेकिन ये हुआ, उस तरह एक पार्टी बन गई। यानी 2011 के बारे में खुद कल यहाँ सारा दिन एक मीटिंग होती रही पीटीआई वालों की, उसमें मैं भी गया था, उससे गुफ्तगू होती रही। तो बाद में जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, वो एक कप ऑफ टी या खाना-वाना खाते हुए, उसमें उन्होंने माना कि हाँ, 2011 वाला जो हमारा जलसा था, उसको कामयाब करने में बहुत सी फोर्सेस ने हमारा साथ दिया और से इनकार नहीं किया उन्होंने। तो उस तरह जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक पार्टी बन गई। हुँ, हुँ। पार्टी बन गई हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत की जो कंपोज़िशन थी, वो ऐसी थी कि जो कामयाब हो ही नहीं सकती थी। कि वो लोग थे, वो उनसे ये तवक्को आप, यानी आप मसलन आज भी यही हो रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ने, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हों, जो कि हैं, और उनसे तवक्को करें कि वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है या फाइनेंशियल ऑर्डर है, उसके खिलाफ काम करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसके खिलाफ तो काम वो करेंगे ही नहीं। तो वो सारा कुछ हुआ, लेके आए और उसके बाद वो कामयाब बहुत नहीं हुए और इस दौरान ऐसा लगा एस्टेब्लिशमेंट को
कि ये नाकाम होंगे और उसका मलबा हम पे गिरेगा, तो उन्होंने इससे पहले इमरान खान साहब को हटा दिया और अपने आप को बचा लिया। लेकिन इस सारी कैलकुलेशन में उनसे मिस्टेक ये हो गई कि वो उन्होंने समझा कि इमरान खान जो है, वो भी नवाज़ शरीफ के और पीपल्स पार्टी के मूड के सियासतदान होंगे और उनको जब कहेंगे आप 3-4 साल के लिए बाहर चले आओ, तो बाहर चले जाएँगे और जब हमें इस हुकूमत को हटाना होगा, तो हम इनको दोबारा खान साहब को बुला के इनको दोबारा बादशाह बना देंगे और इस हुकूमत को हटा देंगे 3 साल बाद। तो लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान डट गए। अब जब डट गए, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद से उनकी पार्टी की तश्कील-ए-नौ शुरू हुई और उस तश्कील-ए-नौ में खान साहब ने एक मज़बूत किरदार का मुज़ाहरा किया और अभी डटे हुए हैं, जेल में हैं, देखें तवील अरसे से जेल में हैं और इस तरह जेल में नहीं है, बल्कि वो पूरा वहाँ से बयानबाज़ी भी करते रहे, अपनी तहरीक को गाइड भी करते रहे, आज भी गाइड करते हैं। तो उसमें ये हुआ हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस तरह काबू किया जाए और पे मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे आज़माए जाते हैं और इस वक़्त अब एक जो कोशिश हो रही है, वो ये हो रही है कि खान साहब को शायद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, यानी उनका उनका राब्ता कम किया जाए अपने पार्टी वर्कर्स से, उनकी सहूलतें थोड़ी-सी विथड्रॉ की जाएँ, ताकि वो इस तरह प्रेशर में आएँ जब बिल्कुल तनाव हो जाएँगे, किसी से मिल नहीं सकेंगे। सुना है मसलन उनके कमरों की सफाई नहीं होती, उसी का आपको पता है कमरे के अंदर ही टॉयलेट वगैरह होता है। तो वो एक इमरान खान जैसे मिजाज के आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये इस तरह दबाव बनता है, तो अब वो शायद उनको नफ़्सानी तौर पे तोड़ना चाह रहे हैं। फिर पार्टी के अंदर आप देखें एक बात इस पूरे इसमें बात बहुत वाज़ह होके आई कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ शुरू से शामिल थे, जो मिडल क्लास के, अपर मिडल क्लास के जो लोग थे, जो नौजवान थे, जो एक आइडियल के पीछे चले थे, जो इमरान खान को एक स्पोर्ट्स आइकन बाद में फिर एक ऐसा शख्स जो चैरिटी का काम करने वाला और एक अच्छा इंसान समझ के साथ आए थे, वो एक तरफ हो गए। एक वो लीडरशिप जो है, जो कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आई कि वो पहले मरहले में ज़्यादा रह हो गई, कुछ कुछ हो गए, कुछ रह गए और अब सूरत-ए-हाल है जो रह गए, उनमें से भी खुद खान साहब जो रद्द-बदल करते रहते हैं पार्टी से, उससे भी अंदाज़ा होता है और जो ब ब बयानबाज़ी होती है, जो मूव्स होती हैं, उससे भी अंदाज़ा होता है कि उनके अंदर भी बहुत से लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं और एक कोशिश ये भी हो सकती है, अब ये है कि कई कोशिशें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि किसी तरह दबाव डाल के खान साहब मान जाएँ और ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिसमें मौजूदा जो निज़ाम है हाइब्रिड, और अब हाइब्रिड क्या रहा, मियाँ नवाज़ शहबाज़ शरीफ ने बाज़ ऐसे काम किए हैं कि आने वाली कोई भी जो सिविलियन गवर्नमेंट होगी, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होगा। मसलन अब जो ग्रेड 18 और अबव जो है, उनकी जो एसीआर है, वो आईएसआई बनाएगी। मसलन अब सुप्रीम कोर्ट में जो रद्द-ओ-बदल हो रही है, जो सिलसिला आ रहा है, उसके बाद कोर्ट का कंट्रोल भी डायरेक्ट चला जाएगा उनके पास। उसके बाद फिर आर्मी चीफ के भी सुना ये है कि वो इस तरह चाह रहे हैं कि 2 एक एक एक्सटेंशन हो जाए तो 3 साल और 3 साल 6 साल के लिए, अगर ऐसा हो जाए कि एक एक्सटेंशन खुद ब खुद हो जाए और 6 साल के लिए वो आ जाए, तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म से 1 साल ज़्यादा रहेगा। तो यानी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल बेइख्तियार हो जाएगा। अब अगर उस तरह का निज़ाम बनता है, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म की कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन मुख्तलिफ तजुर्बे हो रहे हैं, यानी हाइब्रिड सिस्टम में जो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मज़ीद, यानी इस एग्ज़ैक्टली इस तरह नहीं होंगे जिस तरह मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनको मज़ीद उनको अनवर, यहाँ मैं अगर कुछ कहूँ, बिल्कुल जो आपने कहा बजा कहा, ये सारी बात दुरुस्त है। कि जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरीके से ये एस्टेब्लिशमेंट को रोल दे रहे हैं। लेकिन 2 बातें, पहली बात तो ये कि ये साफ नज़र आता है कि जो खान साहब की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, वो ये थी कि वो लीडर्स नहीं समझ सके कि एक लीडर के लिए दूसरे लीडर होना ज़रूरी है, जो सपोर्टिंग लीडरशिप होती है, वो नहीं ला सके। यानी उन्होंने पंजाब का जो इम्पोर्टेंट प्रोविंस है, वो बुज़दार साहब के हवाले कर दिया और लाख लोगों को ने समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ये उनकी गलती है। इसी तरीके से जो लोग लेके आए, मसलन मैं आजकल सोच रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब कितने प्रोमिनेंट थे और मैंने ग़ालिबन कोई 6-7 माह में उनका नाम तक नहीं सुना।
कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बयान दिया या कुछ किया, बल्कि ये कि उनके बच्चे जो हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे, यानी बिल्कुल खामोशी। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसके बाद लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जो ज़रूरी बात आपने की ना वो ये है कि क्या ये मुमकिन है? और ये ज़रूरी है ये बात उन लोगों की जो वाक़तन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में असर रसूख़ रखते हैं। वो ये सोचें कि क्या ये मुमकिन है कि किसी भी मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिनकी तालीम जो है इक़्तिसाद और ट्रेड इकोनॉमिक्स, ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी में नहीं होती या बिज़नेस डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं होती। क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है दुनिया में कहीं कि वो आकर उन्होंने उन लोगों से बेहतर परफ़ॉर्म किया हो कि जिन्होंने ज़िंदगियाँ सर्फ़ कर दी ट्रेड पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो उसका जवाब नफ़ी में है। यानी आप कम से कम इतना तो कीजिए कि कोई व्हाइट पेपर ही किसी अपनी डिफेंस यूनिवर्सिटी से शाया कर दीजिए ताकि हमारे भी इल्म में इज़ाफ़ा हो। तो ये जो चाइनीज़ मॉडल है जिसको आप बात ये है फॉलो कि जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ट्रेनिंग डिफरेंट है, एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। देखिए सियासत में सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ़तह और शिकस्त नहीं होती, हारने वाला अगले दिन से कहता है कि मैं नतायज इवन अमेरिका में होता है, मैं नतायज को नहीं मानता और अगले दिन से अपनी कैंपेन शुरू कर देता है। फ़ौज में जब एक दफ़ा शिकस्त हो जाती है तो शिकस्त हो जाती है, ठीक है? हाँ, फ़तह होती है तो फ़तह हो जाती है, जो दूसरी फ़ौज हारने वाली है, वो भी मान जाती है कि हाँ, उसकी फ़तह हो गई है, ठीक है? यहाँ सियासत में ऐसा नहीं होता, सियासत एक अजीब ही बिल्कुल। टेढ़ी-मेढ़ी बहुत ही एक इलास्टिक फ़ील है जिसमें जितना चाहे आप खींच सकते हैं, जब जब चाहें छोड़ दें, फिर खींचें, फिर छोड़ दें, मुसलसल ये जद्दोजहद चलती रहती है। तो लेकिन लेकिन हमारा अनवर मैं ये जो बात है ना मैं मुकम्मल करना चाहूँ क्योंकि इसी हमारी चैनल पे कुछ लोग आते हैं और वो बाकायदा ये बयान देते हैं कि जनाब जब फ़ौज थी, मुशर्रफ साहब थे तो इक़्तिसाद बड़ा अच्छा था, अय्यूब खान में बड़ी तरक्की हुई। ये सारी वो लोग बातें करते हैं कि जिनको इक़्तिसाद या तरक्की की अबजद से वाकिफ़ नहीं है। यानी ये नहीं जानते कि ये सब का सब उस वक़्त जब अय्यूब खान साहब मरहूम फ़ील्ड मार्शल थे, तो पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट का सारा बजट जो था वो कर्ज़ पर नहीं था, वो यूएस एड पे था। यानी वो आपको कर्ज़ वो पैसे वापस भी नहीं लौटाने थे। उसमें उन्होंने जो कुछ किया और जब वो पैसे आना बंद हो गए, तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। जनरल मुशर्रफ के 2 दौर हैं, 9/11 से पहले का दौर कसमा पुरसी का दौर है, 9/11 के बाद जब इन्होंने पकड़-पकड़ के लोग बेचना शुरू किए, तो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। जो देखने वाली बात है वो ये है कि क्या किसी भी फौजी हुक्मरान ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपको ठीक करके दी, डोमेस्टिक ग्रोथ या लेबर मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ बना के दी, तो उसका जवाब नफ़ी में है। किसी नहीं के वो आप मुमकिन चाहे 11 बरस रहे हैं हुकूमत में नहीं है। या 100 बरस रहे हैं, ये आपके बस का काम नहीं। जिस तरीके से मैं बिल्कुल, ये इनकी बात अक्सरी मामलात नहीं समझता अनवर, तुम अक्सरी मामलात नहीं समझते, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, तो हम खामखा क्यों जाकर बात करें कि हमसे पूछिए डिफेंस पॉलिसी, हमें खाक पता होगा। पॉपुलर से लेकिन एक पॉपुलर से जी, अच्छा वज़ीर-आज़म हो, उसको कहें कि अब तुम एक जनरल के तौर पे जर्नलिज़्म अपने हटा रहे हैं, तुम कमान करो, तुम फील्ड में जाके जंग लड़ो, वो नहीं लड़ सकेगा, नहीं नाकाम हो लड़ जाएगा। बिल्कुल। तो एक ये हद जो तक समझना है ना जिस तरीके से कि ये जिस चीज़ की हमें इल्म ना हो जिसका, हमारे हमारे इसी चैनल पे लोग आते हैं देखिए और देखिए आप आधा-आधा घंटा इक़्तिसाद पे बात करते हैं, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी मैक्रो और माइक्रो की किताब को उठा के नहीं देखा आगे या नहीं ये देखा। और वो समझते हैं कि वो एक्सपर्ट्स हैं और ये बड़ा खतरनाक बात है। इसे इसमें देखें कि एक इस भाई ल ऐसे लोग ह भी मैंने देखे कि वो वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो अनाउंस होती है जब पैकेज अनाउंस होता है, तो उन्हें ये फ़र्क नहीं पता होता कि ये 350 मिलियन एसडीआर है कि ये डॉलर्स हैं। एसडीआर और डॉलर्स का फ़र्क नहीं होता उनको। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, वो और ड्राइंग जिसको तबसरा कर रहे होते हैं। हाँ, वो ड्राइंग लेकिन राइट्स मैं होते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अब मैं उस पे वापस आता हूँ। हमारा जो मौज़ू है वो है कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या होगा? तो अब उसमें ये अब क्या हो रहा है कि अब वो इन सारे मराइल से गुज़र के जो कि उसमें क्रेडिट जाता है सिंगल हैंडेडली इमरान खान को कि जिस तरह वो डट गए, उसकी वजह से अब तहरीक-इंसान एक नए फ़ेज़ में तहरीक-इंसाफ दाखिल हो गई है और उसमें 1 2-3 चीज़ें वाज़ा हो गई। जो चीज़ सबसे पहले वाज़ा हुई है कि ये वो पार्टी है जो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं ले रही। माज़ी में लेती रही, नहीं लेती रही, माज़ी में सपोर्ट रही, नहीं रही, वो अब माज़ी है। हाल ये है कि इस वक़्त वो एस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन नहीं ले रही है। दूसरी हरकत ये है कि इमरान खान डट गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात मानने को तैयार नहीं है। तीसरी हकीकत ये है कि पार्टी के अंदर हर पार्टी की तरह अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं
जिनके इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हैं, और उन रवाबित के ज़रिया इमरान खान की और पार्टी के रवैये में कुछ नरमी लाके कोई समझौता भी कराना चाहते हैं, ये भी एक हकीकत है। अब जो देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा? क्या एक ऐसा समझौता हो जाएगा जिसमें पार्टी भी बन जाए, फ़ौज से कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, और ये हाइब्रिड निज़ाम जो थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ इस तरह चलता रहे, उसमें कोई रोल भी दे दिया है इमरान खान को। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो इसी पे होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में मुमकिन है कि जो एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह हार जाए। और अब ये शायद फ़ौज के लिए मुमकिन हो कि इमरान खान को फ़िज़िकली या पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दें, लेकिन उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब ये बात माननी पड़ेगी आपको कि इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में जिसके रूट्स हैं, और 3 सूबों में बहुत गहरी रूट्स हैं, और अवाम जो है उसके साथ है सारी कोशिशों के बावजूद। जिस तरह फरवरी के इंतखाबात में उन्होंने जिन हालात में वोट देके उनको कामयाब बनाया, उससे भी बात वाज़ेह होती है। तो एक ऐसी फ़ोर्स को जो अगर मुल्क में मकबूल है, अगर उसको कमज़ोर करेंगे तो मुल्क को कमज़ोर करेंगे, मुल्क की बुनियादें खोखली करेंगे, और उसके नतीजे में जो बेइत्मीनानी की लहर फैलेगी केपी में, उसका फ़ायदा जो नेशनलिस्ट फ़ोर्सेस हैं, जो कि पश्तून इलाकों की पाकिस्तान से अलहदगी और अफ़गानिस्तान में शमूलियत चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी, प्रो पाकिस्तान एलिमेंट कमज़ोर होंगे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी पार्टी का हक है, तो उसको उसकी हैसियत को तस्लीम किया जाए और उसको एक रोल दिया जाए। मगर ये भी बात आपको माननी पड़ेगी, सब, और पीटीआई को माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को हरा दिया जाए। अच्छा, और उसमें एक बात और है, कल जो उनकी दिन भर की डिस्कशन होती रही पीटीआई में, उसमें कुछ अफराद ने इस बात को तस्लीम किया कि इवन जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, वो भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगी कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस पूरे मास पे शिकस्त खा जाए। क्योंकि वो ये समझते हैं कि अव्वल तो उनके जो मफादात हैं वो इसमें है कि उन्होंने उनको जो जिस किस्म के भी मफादात हैं उसमें उनको फ़ौज की ज़रूरत है, फ़ौज से डील करना पड़ता है। मसलन अभी जैसे गोला बारूद की सप्लाई है यूक्रेन को, तो वो खुफिया तरीके से हो रही है। कहते हैं कि 1 साल में तकरीबन $900 मिलियन का असला बेचा गया है। तो वो फ़ौज के ही के ज़रिए काम हो सकता है। एक दूसरे के वो ऐसा खित्ता है जहाँ एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ईरान है। ऐसे खित्ते में आपको एक ऐसे मुल्क में आपको एक मज़बूत फ़ौज चाहिए, इस बात को भी समझते हैं। और मज़े की बात है कि इवन इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है, सब कुछ है, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान फ़ौज इस हद तक कमज़ोर हो जाए कि मुल्क टूट जाए, क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क है, बहुत सारे ट्रेन्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता मुल्क को कुछ होता है, तो खुद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर खड़ा हो जाएगा। फिर सबसे पहले यानी अमेरिका क्या चाहता है, चीन भी नहीं चाहता। चीन भी ये हकीकत है कि नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, क्योंकि उसके उसके मफादात पे ज़रूरत पड़ती है। ईरान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, क्योंकि उससे उसके मफादात पे असर पड़ती है असर पड़ता है। और उस सबसे बड़ी बात ये मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोर फ़ौज पाकिस्तान अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान को एक मज़बूत ताकतवर फ़ौज चाहिए, लेकिन एक ऐसी अरेंजमेंट में चाहिए जिसमें सिर्फ़ पीटीआई नहीं, इसमें अवाम की सुनवाई हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत को तस्लीम किया जाए, और इक़्तिदार उनके पास हो। हाँ, उनके हर मामले में जो अहम मामलात है उसमें फ़ौज की राय की एक अहमियत होती है। अमेरिका में भी आपने देखा है, कनाडा में भी हम देखते हैं। कनाडा में तो कम, अमेरिका में ज़्यादा साफ नज़र आता है कि जो ऐसे सेंसिटिव मामलात हैं, उसमें फ़ौज की राय ना सिर्फ़ सुनी जाती है बल्कि प्रिवेल करती है। तो वो होगा, लेकिन आपको मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत तस्लीम करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो सिर्फ़ पीटीआई कमज़ोर नहीं होगी, उससे फ़ौज भी कमज़ोर होगी और मुल्क भी कमज़ोर होगा। अनवर इकबाल, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान जो फ़र्क है वो पाकिस्तान की मज़बूत फ़ौज का है। अगर फ़ौज मज़बूत ना हो तो ये मुल्क सोमालिया ही दिखाई देगा। तो ये इसमें कोई शक मैं नहीं एक कि जुमला ऐड कर दूँ कि फ़ौज मज़बूत हो तो भी सोमालिया बनेगा, अगर सियासी मज़बूत ना हो तो भी ये सोमालिया तो बनेगा, अगर सियासी क़ुव्वतें मज़बूत ना हो तब भी ये सोमालिया बनेगा। दोनों का मज़बूत होना ज़रूरी है। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि जब तक जो है सियासी अमल और जो सिविलियन अथॉरिटी है उसका मजबूत ना होना, वो भी जो है मुल्क को तबाही की तरफ ले जा सकता है और ले जा चुके हैं। अब मज़ीद अब क्या आप इससे ज़्यादा गिनेंगे कि 160 मुल्कों की रैंकिंग में अगर पाकिस्तान 155 पे आ जाए, जो कि तकरीबन तमाम रैंकिंग्स में आ गया है, तो उसके बाद अब नीचे को गुंजाइश बची नहीं मज़ीद गिरने की। तो इल्तिजा हमारी सबसे यही है कि पाकिस्तान जिस तरह एक मजबूत अदलिया, एक मजबूत मुक़न्नना, एक मजबूत सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए एक फ़ौज भी बहुत ज़रूरी है, एक मजबूत फ़ौज का होना भी बहुत ज़रूरी है। और लिहाज़ा हमारी इल्तिजा है सबसे कि आप सबको पता है कि आपका दायरा-ए-कार क्या है। मुक़न्नना को उसका किरदार पता है, अदलिया को उसका किरदार पता है, सहाफ़त को उसका किरदार पता है, फ़ौज को उसका किरदार पता है और जो एस्टेब्लिशमेंट है सिविलियन उसको उसका किरदार पता है। अपने हदूद से तजावुज़ ना कीजिए, अपने दायरा-ए-कार में रह के खिदमत कीजिए मुल्क की, ताकि ये इस काबिल रहे कि आपकी अगली नस्लें यहाँ रह सकें और यहाँ पनप सकें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।